चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हर चैप्टर के बारे में कुछ बताता हूँ, ताकि आपको ओवरऑल एक समझ आ जाए कि वो चैप्टर किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित परिवार से आते हैं, एक दलित लेखक हैं, इनके द्वारा बिहार बोर्ड क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम है जूठन। ये दिगंत भाग 2 किताब में लिखा गया है। तो ये चैप्टर जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया जो कविता था वो ठाकुर, खेत ठाकुर का, ये मैंने आपको सुना दी। एक और कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ ताकि ओवरऑल जो दलितों पर अत्याचार हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने इस चैप्टर में बखूबी इनकी जो आत्मकथा है, ये जो जूठन है, ये इनकी आत्मकथा है। इनके साथ जो बीती है वो कहानी है, कहानी नहीं हकीकत है। ये जूठन जो चैप्टर है बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगा। पता नहीं ये दूसरी बार में रोना आएगा या नहीं, पता नहीं। तो चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक और कविता आप लोगों को सुनाते हैं जिसका नाम है मुट्ठी भर चावल। ओ मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियाँ इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा हैं, अपने हरेपन के साथ। तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए हैं अभी तक। सख्त हाथों पर पड़ी खरोंचें रिश्ते लहू के साथ विरासत में दे गई हैं ढेर सारी यातनाएं, जो उगानी है मुझे इस धरती पर हरे नीले फूलों में। बस्तियों से खदेड़े गए ओ मेरे पुरखों, तुम चुपचाप उन रातों में जब तुम्हें प्रेम करना था आलिंगन में बांधकर अपनी पत्नियों को, तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। ओ मेरे अज्ञात अनाम पुरखों, तुम्हारे मूक शब्द जल रहे हैं दहकती राख की तरह, राख जो लगातार कांप रही है रोष में भरी हुई। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी गंध, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा भय, जो तमाम हवाओं के बीच भी जल रहे हैं दिए की तरह युगों युगों से। मन नहीं भरा मेरा। चलिए एक और कविता आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि की सुनाते हैं जिसका नाम है ठीकरे की तरह। मैं इतिहास नहीं हूँ, न ही कोई मिथक, मैं वर्तमान हूँ। हर समय में मार दिया गया मुझे, कभी शंबूक की तरह, कभी एकलव्य की तरह। मेरे सपनों को रौंदा गया, मेरी भूख को गाली दी गई, मेरे शरीर को चौराहों पर नंगा किया गया। फिर भी कहते हैं सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? यह जाति, यह घृणा, यह अन्याय। मैं इन सब से टूट कर भी जी रहा हूँ, एक ठीकरे की तरह, जिसे कोई झोपड़ी की दीवार में भी नहीं लगाना चाहता, बस फेंक देता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह बहुत सारे दलित लेखक हुए जिन्होंने अपनी आवाज़, दलितों की आवाज़ को, उन पर द्वारा किए गए जुर्म अत्याचार को बखूबी अपने किताबों में, अपनी लेखनी में उतारा है। जैसे कि कमल भारती, शरद पगारे, सूरजपाल चौहान, कृष्णा शोभती, जयप्रकाश करदम, संतोष घारे, राजेंद्र यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राव साहब कस्बे, डीरा डोम, हीरा डोम, मोहनदास नैमिषराय, सुभाष चंद्र कुशवाहा। ये सारे लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताबों में बखूबी लिखा है इन सब चीज़ों को। चलिए इसमें आपके किताब में ही, यहीं पर बगल में ही जयप्रकाश करदम के द्वारा लिखा गया है कुछ, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, 1950। इनका जन्म बरला गांव में हुआ था जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। बचपन में इनके साथ क्या क्या गुजरा, किस प्रकार का इन पर अत्याचार किया गया, उसके बारे में इनकी आत्मकथा जूठन का ही एक संपादित रूप, एडिट किया हुआ रूप
छोटा करके जो सारांश है, जो उसकी मुख्य बातें हैं, वो इस चैप्टर में लिखी गई है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में वो कोने में दिया रहता है स्पीड बढ़ाने वाला फीचर, आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहीं पर जयप्रकाश करदम के द्वारा जो लिखा गया है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये कि सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। ये जो उन पर जो इतनी यातनाएं की गई हैं, इतनी जो समस्याएं रही हैं हजारों सालों से, वो किन वजहों से रही है? वो रही है सिर्फ और सिर्फ उनके अशिक्षित होने से। अशिक्षित होने के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके। जो शास्त्रीय विधानों में उनके खिलाफ जो रचा गया है, जो लिखा गया है, वो उन सब चीज़ों को नहीं समझ सके और न उसका प्रतिकार कर सके, उसके विरुद्ध खड़ा हो सके। बल्कि इसके विपरीत वे इस शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे, अपना भाग्य मानते रहे कि मेरे भाग्य में ही ये लिखा है। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसका एहसास उनको नहीं हुआ। उनको नहीं हुआ कि शिक्षा कितनी आवश्यक है। एक शिक्षा ही है जो इन सारी समस्याओं रूपी जो तालों में बंधी हैं, ये लोग जिन जंजीरों में बंधे हैं, उनको तोड़ी जा सकती है। लेकिन बहुत मुझे दुख होता है ये देख करके कि आज भी आप देखिएगा, ये मतलब जो दलित लोग हैं उनमें एक अजीब प्रकार का वो शो ऑफ, दिखावा करने का वो चलन हो चुका है। शिक्षा की तरफ अभी भी उनका ध्यान नहीं गया है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिएगा कि दिखावे की तरफ, शादी होगा तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे डीजे में, उसके बाद शो ऑफ करने में इतना लंबा दूर तक डीजे लगाएंगे, फिर लाइट मरकरी लगाएंगे। सिंपल, आपको ज़रूरत है पैसा बचाने की ताकि आप अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। वो जो जीवन आपने जिया है वो जीवन न जिए, ये ज़रूरत है डीजे लगाने की और शो ऑफ करने की, और फिर वो शादियों में वो बड़ा रथ लाने की। इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों को भगवान ने पैसा दिया है, उनको चाहिए कि उनके जो साथी हैं, उनके जो उन्हीं की जातियों के जो लोग हैं, जो अभी भी दबे कुचले हैं, जिनके बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसों की तंगी की वजह से, उनकी हालत आज भी वैसी है जैसा सैकड़ों साल पहले थी। हैं अभी भी कई परिवार ऐसे हैं, आप लोग गांव में जाकर के देख सकते हैं, कई परिवार ऐसे हैं। तो जो उन लोगों को चाहिए कि कम से कम दूसरा अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो वे लोग अपने नाते उन लोगों की मदद करें, क्योंकि हजारों वर्षों से उन सभी पर अत्याचार हुआ है, उन सभी को दबाया गया है। क्यों? सिर्फ शिक्षित न होने की वजह से। तो आज सभी का उत्तरदायित्व है कि ऐसे लोगों को जो शिक्षा से वंचित हैं, उन लोगों को शिक्षित किया जाए ताकि फिर से उन पर किसी प्रकार का उत्पीड़न, अपमान या अन्याय न हो सके। मैं जब भी इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज के बारे में कहा जाता है जिन्होंने दलितों को दबाया, दलितों पर अत्याचार किया, उनका शोषण किया। उस समाज से मैं भी आता हूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं हाथ जोड़ करके, मैं पैर पकड़ करके उन सब चीज़ों की वजह से मैं माफ़ी मांगूं। लेकिन माफ़ी मांगने भर से काम नहीं चलेगा, माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। मेरा उत्तरदायित्व तो ये भी है कि जो हो सकता है और शायद हुआ भी है, इसलिए इतनी सारी बातें हैं, इसलिए वे लोग इतने पिछड़े हुए हैं। अब तो वैसे बहुत सुधार हुआ है, सरकार की वजह से समाज में उनका स्थान हुआ है और वे लोग भी अब जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है। तो मेरा एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि लोग, इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, क्लास 7 से क्लास 12 तक हिंदी और इंग्लिश का बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा हर चैप्टर का।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री में जो बच्चे मेरे चैनल पर आएँ वो कुछ सीख करके जाएँ, न कि यहाँ पर बकवास सुन करके जाएँ। तो मेरी तरफ से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए व्यूज़ नहीं आते हैं, थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, 10 20 50 25 व्यूज़ अभी आ रहे हैं, आते थे पहले, लेकिन बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था जिसकी वजह से वीडियो अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, शेयर कर देंगे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को रिकमेंड करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, तो हो सकता है कि मेरा चैनल फिर से ग्रो करे और उन लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है शिक्षा की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं माफ़ी मांगूँ, मैं पैर पकड़ लूँ कि हमारे पूर्वजों से या फिर हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उससे क्या होगा? अंत में ये कहावत है कि अगर आपके जीवन को कोई सुधार सकता है तो वो केवल और केवल आप हैं, कोई और नहीं सुधार सकता, कोई और आपके जीवन को सुधार नहीं सकता है। तो शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों ने सुना है जयप्रकाश करदम ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। सिर्फ शिक्षा ही है जो इन सारे अन्याय, आपके घर की स्थिति, आपके समाज में जो स्थिति है, आपकी प्रतिष्ठा कौन बढ़ाएगा? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा बढ़ाएगा, किसी के माफ़ी मांग लेने से नहीं होगा। तो आप लोग अगर देख रहे हैं लोग, तो अगल बगल में जो ऐसे परिवार हैं, जो गरीब और वंचित परिवार हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको जागरूक कीजिए, क्योंकि अब सरकारी स्कूल में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी टीचर अच्छे टीचर हैं। अगर रोज़ स्कूल जाया जाए और उनके परिवार वाले जाकर के बोलें उन शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में कि मेरे बच्चे आते हैं, आप लोग पढ़ाइए, उन पर दबाव बनाए, तो वे लोग भी पढ़ाएंगे। वे लोग भी घास छील करके नहीं गए स्कूल में, वे लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वे लोग भी अच्छा पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि जो अशिक्षित, आज के ज़माने में भी, मॉडर्न युग जिसमें दुनिया चांद पर जा चुकी है, इस ज़माने में भी अगर कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, शिक्षित नहीं हो रहा है, कोई परिवार अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, तो उसको समझाइए, उसको बुझाइए कि अगर सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से इसलिए दबाया गया आप लोगों को क्योंकि आप लोग शिक्षित नहीं थे। शिक्षित होंगे समाज में खुद ब खुद वही लोग आपको अपने बगल में बिठाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। तो पढ़िए। तो चलिए हम लोग भी पढ़ते हैं ये चैप्टर जूठन। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। ये अपनी आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा जिसका नाम है जूठन, जो इन पर आप बीती है, इन्होंने झेला है, उस बारे में इन्होंने लिखा है और इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि आप लोग भी पढ़ के ही पता चलेगा। मैंने ये कलर करना शुरू किया कि मैं अच्छा जो लाइन है वो उसको मैं कलर करूं, लेकिन मुझे तो हर लाइन अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसके बाद कलर करना छोड़ दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रोज़ हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है तेरा? ऐसे ही बात किया जाता था नीची जातियों के लोगों से। तो वो हेडमास्टर कहते हैं, पूछा उन्होंने, जिनका नाम था कलीराम, उन्होंने पूछा कि क्या नाम है तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहरे का है, मतलब चूहरा एक जाति है, चूहरे का बच्चा है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। मैंने कहा जी। ठीक है। हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है, वो जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा, टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ़ किए, तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ़ कर देना। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, मेरे औकात से कई गुना बड़ा था। वो छोटा बच्चा जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, सिर अट गया था, पूरा धूल से ऊपर से नीचे तक पट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस चुकी थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी कि ये झाड़ू लगा रहा है कि नहीं। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था।
वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। छोटा बच्चा लाडला होता ही है। कहते हैं कि मैं अपने घर में लाडला था। आज तक मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत मैंने स्कूल में करी उस दिन। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। अब ये पहले दिन की बात थी। अब जब दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर से झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लाकर पटक दिया। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। वो छोटा सा लाडला बच्चा, अपने परिवार के, अपने भाइयों का सबसे लाडला बच्चा, किसी भी जाति को हो, किसी भी कितना भी अमीर हो कि कितना भी गरीब क्यों ना हो, लाडला लाडला ही होता है। चाहे वो अमीर का बच्चा लाडला हो कि गरीब का बच्चा लाडला हो, जितना उसको लाड़ प्यार मिलता है उतना ही इसको लाड़ प्यार मिलता है। भले उसको रुपए पैसे खिलौने से लाड़ प्यार मिलता होगा, लेकिन इसको मुंह से ही लाड़ प्यार मिलता है, लेकिन मिलता है। सूखी रोटी से ही लाड़ प्यार मिलता है, लेकिन लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं है। लाड़ प्यार में ऊपर नीचे नहीं है, सेम लाड़ प्यार है। भावना, सेम भावना से, उसी भावना से लाड़ प्यार किया जाता है। तो एक लाडले बच्चे के साथ इस प्रकार हो रहा था। जरा सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए अपने बचपन का, कि आपका बचपन किस प्रकार बीता है। थोड़ा लिखिएगा कॉपी में कि आपका बचपन किस प्रकार बीता है और लेखक का बचपन किस प्रकार बीता है। इस ऐसे बचपन की कल्पना कोई कर सकता है भला? कोई नहीं कर सकता। ऐसे बचपन से गुजरते हुए, लेकिन ये इनको प्रतिष्ठा मिली, इनको इज्जत मिली, इनको कई प्रकार का सम्मान भी मिला। किस वजह से? शिक्षा की वजह से। समझ रहे हैं? अपने बचपन को इमेजिन करके लिखिएगा थोड़ा, जहाँ तक याद हो, कि आपका बचपन किस प्रकार बीता है। कमेंट में लिखिएगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। मेरी तरह ही, जैसे मैं एकदम सूखने लगा था इतनी मेहनत करके, उसी तरह उस शीशम के उस झाड़ू को देखकर मुझे लगा कि ये शीशम का झाड़ू जो है वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो मैं भी उसी तरह झरने लगा था हर दिन इतनी मेहनत करके। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ, वो पतले पतले कमज़ोर से हाथ, क्योंकि खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलता था। कहाँ से मिलेगा? पैसा रहता नहीं था। उसके बाद इतनी मेहनत, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। जो पढ़ने वाले बच्चे थे और जो स्कूल में पढ़ा रहे थे शिक्षक, उनकी आंखें छिप छिप कर ये सारा तमाशा देख रहे थे वे लोग। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था, और इस यातना जो मुझे दी जा रही थी, इसकी गहरी खाई में मेरा रोम रोम गिरता जा रहा था। क्योंकि सबके मन में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है। झाड़ू लगा लेंगे, लेकिन अपने साथियों के सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद, जिनके सामने लोग बचपन में तो सभी रोब झाड़ते हैं ना, सभी दिखाते हैं, भाई तेरा भाई तो हीरो है, तेरा भाई तो ऐसा है, तेरा भाई तो ये है भाई, सब एकदम स्टाइल मारते हैं। उस उम्र में, जिस उम्र में लोग एकदम वो चंचल सा जीवन होता है, उस उम्र में अपने दोस्तों के सामने जब इस प्रकार की हालत की जाए, तो क्यों न रोम रोम यातना की गहरी खाई में चला जाएगा। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के सामने से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए, एकदम ठिठक से गए, रुक गए। उनका पाँव ही आगे न बढ़ा। एक बाप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा है ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी सुधर सके। जिस दौर से वो गुजरा है उस दौर से वो न गुजरे, उसका बच्चा, उसकी आने वाली पीढ़ी। वो बेटा मैदान में झाड़ू लगा रहा है, तो क्यों न ठिठक जाएगा कोई भी बाप। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी ये क्या हो रहा है?
वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। ओहो, हर एक छोटे बच्चे का एक लाडला सा नाम होता है, तो इनका नाम जो था वो अपने घर में इनका नाम था मुंशी जी। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, मैं रो पड़ा, कलेजा फट गया। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। मेरी हिचकियां बंध गई। अब हिचक कर रोने लगा। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। अब कोई भी बाप अपने लाडले बेटे के मुंह से जब इस प्रकार की बात सुनेगा तो सोचिए वो अपना आपा खोएगा कि नहीं। वो उसको तो लगेगा कि वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। स्कूल क्या बात है। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी थी। और पिताजी जो थे वो हमेशा दूसरों के सामने एकदम कमान बने रहते थे, एकदम मर्द बने रहते थे। उनकी जो घनी घनी मूछें थी वो गुस्से से फरफराने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। अलग ही रौब था उनका। नीच जाति के लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्होंने मेरे पिताजी को गाली देकर धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर न हुआ। उनकी आंखों में जो अंगार था वो तो दुनिया जला देता। वो तो हेडमास्टर है मामूली सा। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल ना पाया। ये स्कूल का वाकया यहाँ तक। अब चलिए पार्ट 2 में क्या होता है ये देखते हैं। ये कहते हैं कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं का मतलब हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर का मतलब होता है मर्दों का बैठक खाना, जहाँ पर मर्द लोग बैठते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, तथा मवेशियों को बांधने की जगह, जहाँ पर मवेशियों को, गाय भैंस बैल वगैरह को बांधी जाती है, उसमें साफ़ सफाई का काम करती थी मेरी माँ। मेहनत मजदूरी तो करती ही थी, बल्कि 8-10 घरों में वो साफ़ सफाई का भी काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी और जसवीर और जनेश्वर 2 भाई, इनका जो बड़ा 2 भाई था वो माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। तगाओं मतलब हिंदू मुसलमान के यहाँ जो सुखवीर था बड़ा भाई, इसके 3 बड़े भाई थे इनके, सुखवीर, जसवीर और जनेश्वर, ये दोनों माँ का हाथ बटाते थे, और भाभी और बहन भी। और जो बड़ा भाई था सुखवीर, वो इन्हीं लोगों के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुररियों में मतलब कूड़ेदानों में, या उपले बनाने की, उपला मतलब जो गोबर का बनाया जाता है जलावन वाला, गोईठा हमारे इधर बोलते हैं, वो उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। सारे मवेशियों 10-15 मवेशी आम बात थी, और ये 10-15 घर भी थे। 8-10 घर के 10-15 मवेशी, सोचिए कितना सारा गोबर हो जाता होगा। प्रत्येक घर से हर रोज़ 5-6 टोकरा गोबर निकलता था। 5-6 टोकरी में गोबर निकलता था, बड़े बड़े छिट्टा में। और 8-10 घर था, मतलब करीब 40-50 टोकरी गोबर। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा दिया जाता था। गन्ने का जो जूस निकालने के बाद जो वो बचता है, उसका पाती, सूखा पाती, वो बिछा दिया जाता था उस घरों में, या फिर फूस जो होता है, घास, एक प्रकार का घास होता है, वो बिछा दिया जाता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों के बाद एक बार पाती बदली जाती थी। 10-15 दिन तक बाद पाती नहीं बदली जाती, वो घास जो बिछाया जाता 10-15 दिनों में एक बार बदली जाती थी, या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। ठीक है। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध में
अब इतने दिनों में क्या होता था कि पूरे दलान में एकदम दुर्गंध भर जाता था और उस दुर्गंध में एकदम महकता रहता है। कभी जाइएगा वो जो माल जाल जो जिस घर में भैंस और गाय को बांधा जाता है उस घर में कभी जाइएगा और देखिएगा उस घर में कितना महकता रहता है। और जब उसमें 10-15 दिन तक मूत्र और उस गाय का या भैंस का गोबर अगर 10-15 दिन तक पड़ा रह जाए तो फिर कितना दुर्गंध करेगा। उस दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ दे होता था। अब उस दुर्गंध, एक तो दुर्गंध, ऊपर से ठंडी और ऊपर से उस पात पात में से आप ढूंढिए कि कहाँ गोबर उस भैंस ने या गाय ने किया है। दुर्गंध से सिर भिन्ना आ जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था क्या मिलता था? 2 जानवर, पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, और जब साल भर में 5 सेर अनाज और 2 जानवर मिलते थे, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज मिलता था। 5 सेर अनाज का मतलब 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अनाज, करीब 12 से 13 किलो अनाज मिल जाता था। एक घर से पूरे साल, एक साल में मात्र कितना? 12 से 13 किलो अनाज। और वो 8 घर था तो 12 × 96 kg अनाज, मतलब 1 क्विंटल अनाज। आदमी कितने हैं? 3 तो इनके भाई हो गए, 1 ये खुद हो गए, 4 इनकी बहन हो गई, 5 उनकी भाभी हो गई, 6 और इनकी माँ हो गई, 7 और इनके पापा हो गए, 8 और भी लोग होंगे पता नहीं। इतने सारे लोगों का साल भर का जो अनाज मिलता था इन लोगों को, पूरी मेहनत करने के बाद, इस प्रकार मेहनत करने के बाद कितना? 12 से 13 kg अनाज हर एक घर से मिलता था। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहरों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। और हर घर से लास्ट में क्या मिलता था? बची खुची रोटी मिल जाती थी, जो चूहरा मतलब एक प्रकार की जाति है, उन लोगों को देने के लिए आटे में भूसी मिला करके, देखिए आटा में भूसा मिला दिया जाता था। जो माल जाल को खिलाया जाता है भूसा, वो भूसा आटे में मिला करके इन लोगों को रोटी देने के लिए बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी, और वो जो भंगन की टोकरी होती थी उसमें जूठन भी डाल दी जाती थी। मतलब उन बड़े लोगों के घर में उनके फैमिली के लोग जो खा लेते थे, और लास्ट में जो जूठन बच जाता था, जो छोड़ देते थे, नहीं खाते थे, वो जूठन भी वो अपने जानवरों को खिलाने के बजाय इन लोगों के टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, जब कहीं पर शादी होता था या ब्याह होता था या भोज होता था, तो वहाँ पर मेहमान जो हैं या फिर बाराती जब खाना खा रहे होते थे तो चूहरे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे, बड़ा बड़ा टोकरा लेकर के बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थीं, जिन्हें घर ले जाकर के वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। और वो जो पत्ता देखिएगा, अब लोग फेंक देते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो चूहरे बड़ा टोकरी लेकर के बैठते थे, जिसमें जब बाराती खाना खा लेता था, जो मेहमान खाना खा लेते थे, तो उनका पत्ता उठा करके उस पत्ते को इनके टोकरी में फेंक दिया जाता था, कूड़ेदान समझ करके। और ये लोग अपने घर जा कर के उसमें से जो खाना बचता था वो खाना इकट्ठा कर लेते थे। ये लोग पूरी के बचे खुचे टुकड़े, जो पूरी वगैरह सब जो बच जाता था, वो एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। एकदम सब खुश हो जाते थे। वो जो अगर पूरी का टुकड़ा मिल गया, एक आध मिठाई मिल गई या फिर थोड़ी बहुत सब्जी मिल गई, तो बाँछें खिल जाती थी, मतलब एकदम खुशी का ठिकाना न रहता था। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, जिस बारात में लोग खाते थे और उनके पत्तों में जब वो लोग कम छोड़ते थे खाना, वो लोग जूठन कम छोड़ते थे, कहा जाता था कि भुक्कर लोग आए हैं, सारा चट गए कर गए हैं। तो ये लोग आपस में बात करते थे कि कितना भुक्कर सब आया है, सब खा गया, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीने भर खाते रहे। और इनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते थे तो ऐसी बारातियों के किस्से सुनाते थे कि जहाँ से बहुत सारी जूठन आई थी और महीने भर ये लोग खाए थे उस जूठन को। इस प्रकार के किस्से सुनाए जाते थे। थोड़ा आप लोग भी अपने बचपन को थोड़ा इमेजिन कीजिए कि किस प्रकार से बीता है, और इनके बचपन से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि इनका बचपन किस प्रकार से बीता है। उसके बाद ये कहते हैं कि पत्तलों से, मतलब जो पत्ता होता है
पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। पूरी जो होता है उसको धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। चारपाई पर कपड़ा डाल दिया जाता था और उस धूप में उस पूरियों को सुखा लिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बिठाया जाता था, वहाँ पर एकदम लाठी लेकर के, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची कि पूरियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। और ये जो हैं ये डंडा लेकर के उस चारपाई के पास बैठते थे ताकि कोई मुर्गी या फिर कोई कुत्ता या कौवा उस पूरी को लेकर के भाग न जाए। उस सुखाया जाता था पूरियों को, ताकि कई महीने तक उस पूरी को रखा जा सके और जब ज़रूरत पड़े तो उसको खाया जा सके। देखिएगा, और जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग क्या कहते थे, बस बस भाई साहब पूरी बहुत टाइट हो गया है, थोड़ा एकदम खास्ता वाला पूरी दीजिए ना, गर्मा गर्म पूरी दीजिए, ये ठंडा वाला, ये तो ठंडा हो गया, ये टाइट हो गया, थोड़ा गर्म पूरी दीजिए और खास्ता वाला दीजिए जिसको चबाने में आसानी हो। और यहाँ पर एक तरफ ये लोग जो उस पूरियों को धूप में सुखाया करते थे। ये सूखी पूरियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर, देखिए, और इन पूरियों को सुखा लिया जाता था। क्यों? बरसात के महीने के लिए, क्योंकि बरसात में क्योंकि भोज भात भी बहुत कम होता है, फेस्टिवल भी बहुत, बाराती वगैरह भी बहुत कम होता है, तो और बरसात में बहुत दिक्कतें होती है भोजन को लेकर के, तो बहुत काम आती थी बरसात के दिनों में ये पूरियाँ। उन्हें पानी में भिगो दिया जाता था, उसके बाद उसको उबाल लिया जाता था उस पूरियों को। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। थोड़ा कभी खा करके देखिएगा। लेकिन वैसे हालात थे इनके जो उन्हें ये खाने में भी मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। और कभी उस पूरी में, उबाले हुए पूरी में गुड़ डाल दिया जाता था। और मेरा मन उल्टी के जैसे करने लगा है। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी करके आता हूँ। ओह माय गॉड, उल्टी हो ही गया मुझे। चलिए, और इस चीज़ को वे लोग बहुत बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था वह। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। दिन रात मरने खपने के बाद भी अंत में क्या मिलता था? जूठन। क्या सही से पत्ते पर बिठा करके जो बिना जूठन वाला खाना भी नहीं खिला सकते? लेकिन किसी को शर्मिंदगी या पश्चाताप नहीं था, क्योंकि वे लोग इसे अपनी नियति मान चुके थे कि मेरी नियति में ही ये है, मेरे भाग्य में ही ये लिखा हुआ है। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाओं मतलब त्यागियों के यहाँ, तो त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। ये देखिए कि जब मैं त्यागियों के बारे में यहाँ जाता था तो हम सोचते थे कि ऐसा खाना हमें क्यों नहीं मिलता खाने के लिए, जैसा वो लोग खा रहे हैं। जूठा नहीं क्यों मिलता है। और आज मैं जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। जी मितलाने लगता है मतलब उल्टी जैसे होने लगती है, जैसे अभी अभी मुझे उल्टी हो गई। लेखक का भी वो सोच करके किसी को भी उल्टी आ जाएगी। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, ये देखिए, अब समय बदलने में देर नहीं लगती। किस्मत एक दिन कुत्ते का भी आता है, और ये तो फिर भी इंसान थे। तो अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर, मेरे घर पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। वही त्यागी जिसके यहाँ हमें जूठन मिलता था खाने के लिए। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया था। शिक्षा, जो अभी हमने बात की शिक्षा के बारे में, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, जिसको जूठन खाने के लिए जो फैमिली देता था, आज उसी फैमिली का पोता सुरेंद्र सिंह आज इंटरव्यू लेने के लिए आया था। गांव से मेरा पता लेकर के आया था, किसी से पूछ करके। रात में रुका, मेरे यहाँ रात में रुका।
मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, जितना हमारी औकात थी उस जितना संभव हो सकता था उसे अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है आपके हाथ का खाना। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना बना ही नहीं सकता जैसा खाना आप बना रही हो। मेरी पत्नी को, लेखक की पत्नी को वो बोल रहा है, उसका पोता। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो बहुत खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा, मन बेचैन हो गया मेरा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी और मेरी जो स्मृतियां थी, मेरी जो यादें हैं वो खटखटाने लगी। बचपन की यादें, किस प्रकार मेरे बचपन में जो घटनाएं घटी वो। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, ये तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ, इसकी जो बड़ी बुआ थी यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी हो गई, शादी थी। मतलब सुखदेव सिंह त्यागी, इसके जो दादाजी थे उनकी लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी को सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम दिए थे। उन्होंने माँ और पिताजी को सुखदेव सिंह त्यागी के घर और आंगन से लेकर के बाहर तक सारे काम दे दिए थे, बहुत सारे काम दिए थे, क्योंकि उनके लड़के की शादी थी। मतलब इसके दादा की बेटी की शादी, इसके बुआ की शादी। बेटी की शादी का मतलब, बेटी की शादी का क्या मतलब होता था उस वक्त? गांव भर की इज्जत का सवाल था। आज भी है, जब किसी भी बेटी की शादी होती है तो वो पूरे गांव की इज्जत का सवाल होता है। अच्छे तरीके से शादी हो जाए, सब खुश होकर के जाएं, यही सब की कामना होती है। सारे गांव वाले लगे भी रहते हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने, और उस गांव में जितनी भी चारपाइयाँ थी, उस समय तो बहुत कम ही लोगों के घर में चारपाइयाँ होती थी, तो जितनी भी चारपाइयाँ थी सारे चारपाइयों को ढो ढो करके पिताजी ने इकट्ठा किया था कि कहीं कोई दिक्कत न हो जाए उनकी शादी में। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ, मेरी छोटी बहन जिसका नाम था माया माँ, से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे, वो मिठाई। क्योंकि उस शादी का सब इंतज़ार कर रहे थे, ये भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इनके मालिक के घर में शादी थी। तो इनको लगा था कि जो मिठाइयों की महक इनको लग रही है, जिन पकवानों की महक आ रही है, वो पकवान इन लोगों को भी मिलेंगे। जब सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को, मतलब जिसका पोता अभी आया है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, उसके दादा को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ईब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जागतों को भी एक पत्तल पर धरकू कुछ दे दो। कि सभी लोग तो खाना खाकर चले गए, अब मेरे जो बच्चे हैं इनको भी पत्तल पर कुछ दे दो खाने के लिए। वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब ये लोग भी तो इस शादी का इंतज़ार कर रहे थे, सभी इंतज़ार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। इतना तो, एक तो तू इतना सारा टोकरा भर के जूठन ले जा रही है और ऊपर से अपने बच्चों के लिए खाना भी मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन, इसके दादा ने कहा था। ये बात जब इनको याद आई लेखक को, तो इनका मन बेचैन हो गया। इनकी पत्नी ने ये सब नहीं देखा था, तो वो तो बहुत खुश हो रही थी मन ही मन, आहा मेरे खाने का बड़ाई किया गया है। इनको याद आ गया बचपन का, किस प्रकार इनके बचपन में ये घटना घटी थी। तो ये उनके बचपन की घटना थी, किस प्रकार इनके भोजन का इंतजाम होता था, किस प्रकार इनकी माँ दूसरों के यहाँ काम करती थी। स्कूल का आपने देख लिया, कितना जुल्म हुआ, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। पारिवारिक माहौल देख लिया कि भोजन का इंतजाम कैसे होता था, घर कैसे चलता था। अब आइए तीसरे पार्ट में। ये कहते हैं कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। कोई भी सदस्य बैठ के नहीं रह सकता है, सबको खटना पड़ेगा, दिन भर काम करना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थीं, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, बहुत कम रहती थी। जो मिल गया
वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। अगर गांव भर में कोई जानवर मर जाएगा तो उसको उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? चूहरों की थी, चूहरी जाति को थी। जिसके घर में जो काम करता था, अगर कोई किसी के घर में काम करता है तो उसके घर में जो जानवर मरेगा उसको वही उठाएगा, जो काम कर रहा है उसी का परिवार उठाएगा। मर जाता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी, कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी। बस उस घर में काम कर रहे हैं तो आपको उठानी पड़ेगी उसका मरा हुआ जानवर। अब सोचिए, इतना बड़ा भैंस मर गया, अब देखिएगा कभी उठा करके किसी जानवर को, इतना भारी होता है वो, ठीक है। इतना बड़ा भैंस मर गया, अब उसको उठाने में कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता था, और कोई मेहनताना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। आप इस घर में काम कर रहे हैं तो आपको इस घर के मरे हुए जानवर आपको फेंकने पड़ेंगे, ये नियम था। तो अब उसके बारे में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता था जब कोई जानवर मर जाता था, उसके बारे में सुनिए। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, कब उठाएगा। लेकिन अब 4-6 लोगों की व्यवस्था भी तो हो तब ना। इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी, आदमी को इकट्ठा करने में देर हो जाती थी, और अगर देर हो गई तो फिर वो आकर के गंदी गंदी गालियां देता था बस्ती में। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता है। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां? इतने मेहनत वाले काम को करने के लिए क्या मिल रही है? मात्र गालियां मिल रही हैं। इमेजिन कीजिए थोड़ा, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब ये एक षड्यंत्र था, ये एक सोची समझी साजिश थी, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही बने रहें। क्योंकि अमीर होंगे तो फिर हमारा काम नहीं करेंगे, उनके मरे हुए पशुओं को कौन उठाएगा, उनका जूठन कौन साफ करेगा, और सर्दियों में महकते हुए थानों में मवेशियों के घरों से वो गोबर चुन चुन करके कौन उठाएगा, घरों की गंदगी कौन साफ करेगा। तो इनको गरीब बना के रखो। तो ये एक षड्यंत्र था, और इन लोगों के पास उतनी औकात थी नहीं, कुवत थी नहीं, ताकि ये लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। हाँ, लेकिन एक बात थी कि वो जो मरे हुए पशु की जो खाल होती थी, उसका जो चमड़ा होता था, वो बिक जाता था। वे लोग तो कोई पैसा नहीं देते थे, लेकिन उसका चमड़ा अगर निकाल लिया जाए थोड़ा और मेहनत करके, ठीक है, तो उसकी खाल को आप बेच सकते हैं। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे, बाकी सब मजदूरी में चली जाती थी, और आने जाने में भी तो खर्चा लगता था। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। अगर घर में तंगी है, अगर पैसों की हालत बहुत एकदम टाइट है, तो एक एक रुपये का वैल्यू हो जाता है। एक एक रुपया खर्च करते हुए आप 100 बार सोचेंगे। तो तंगी की हालत में 10-15 रुपये काफ़ी हुआ करते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था, और चमड़ा बेचने के लिए जब ये लोग जाते थे तब वो जो दुकानदार होता था वो उस खाल में से बहुत खामियां निकालता था, कि वो पुराना हो गया या फिर सूख गया या फिर कट फट गया, खामियां निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही समय उस पर नमक डालना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। मतलब एकदम सावधानी से उस जानवर का, भैंस का या जो जानवर मर जाता था उसका खाल निकालिए, और इतनी सावधानी से निकालिए कि उसमें कटे फटे नहीं, और निकालते ही उस पर नमक डाल दीजिए ताकि वो सड़े नहीं। एक रोज़ ब्रह्मदेव तगा, उसी के मालिक का नाम था, का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। जो ब्रह्मदेव त्यागी था, उसका बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर
पर खबर दी थी, क्योंकि मेरी माँ, इनकी माँ उसके घर पर काम करती थी। तो ये जो नियम बना था कि जिसके घर पर जो काम करेगा उसी को उठाना पड़ेगा मरा हुआ बैल। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे, किसी पहुनाई में गए थे। घर पर माँ थी, मेरी बहन माया थी और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। वो 3 ही लोग थे, बाकी कोई भी मर्द नहीं था। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजें? कौन जाएगा बैल की खाल उतारने के लिए? क्योंकि कोई भी मर्द तो है नहीं घर में। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे। चाचा से बात की तो चाचा जी तैयार हो गए कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए। अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। अकेले कैसे उतारेंगे? कोई पकड़ने वाला रहेगा तब तो चाचा जी अकेले कैसे जाएंगे? मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। जब कोई न मिला तो मुझे बुला लिया गया, क्योंकि 10-15 रुपये का बहुत ज़्यादा वैल्यू था उस समय। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े। माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो काम उसके घर के लाडले मुंशी जी को करना पड़े, जो उसके घर का सबसे प्यारा बच्चा था, उसको खाल उतारने वाला काम करना पड़े, इस गंदगी में उतरना पड़े, जिस गंदगी में उसके फैमिली वर्षों से जिस गंदगी में उतरे हुए हैं, जिसको झेल रहे हैं, उसमें इसे नहीं डालना चाहते थे। उनकी माँ या उसकी भाभी, उसका परिवार का कोई भी सदस्य इस चीज़ में उसे नहीं डालना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये पढ़ लिख करके अच्छा बने। हाँ, लेकिन थक हार करके उसने मुझे बुला लिया। लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। वो नहीं छोड़ना चाहती थी 10-15 रुपये। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महाकामचोर थे। मेरे चाचा, जिनका नाम था सोलहर, वो बहुत बड़े कामचोर थे, एकदम आलसी। सारा दिन वो क्या करते थे? ढोल ताशों में लगे रहते थे। मेहनत के काम से कतराते थे। ढोल ताशे बजा के पैसे कमा लिए, लेकिन मेहनत का काम नहीं करते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े, क्योंकि अगर जंगली जानवर या गिद्ध टूट पड़ेगा तो फिर चमड़े में खरोंच आ जाएगी और वो बिकेगी नहीं। तो फिर वो बैल को जो उठाने का जो काम है वो मुफ्त में हो जाएगा, फ्री में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। पिताजी बहुत तेज़ी से खाल उतार लेते थे, लेकिन चाचा थे ही कामचोर, तो वो उनका हाथ नहीं चल रहा था और थोड़ी देर के बाद थक गए और बीड़ी पीने के लिए बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। चाचा जी ने बोला कि अकेले अगर मैं उतारता रहा तो शाम तक नहीं उतरेगी, चलो अब तुम उतारो। अब वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हाथ में छुरी लिए वो बैल की खाल उतारने के लिए वहाँ पर खड़ा है। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। चाचा ने सिखाया कि किस प्रकार से छुरी चलाना है। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। जैसे जैसे खाल उतरती जा रही थी, मैं पता नहीं किस दलदल में फंसता जा रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था, इस दलदल से निकलना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे जिस दलदल से लेखक निकलना चाहते थे, न बल्कि खुद बल्कि अपने परिवार को भी निकालना चाहते थे। और हालात ऐसी थी कि वो खुद उस दलदल में फंसते जा रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। और आज भी जब वो इतने बड़े हो गए हैं, इतनी प्रतिष्ठा हो गई है, अब अच्छी स्थिति में है, वो दिन, वो दोपहरी की जो यातना है, वो मन पर जख्म, उनके जख्म जो हैं वो एकदम तन पर ताज़ा हैं। कैसे मिट सकता है ये जख्म? जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया और उस पर जो खून लगी थी उसे ज़मीन ने सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। चादर में जो खाल निकाली गई थी उस खाल को क्या किया? चादर में बांध दिया।
गठरी उठाकर सर पर रख ली थी चाचा ने। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था, वहाँ से 2 मील दूर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था, एकदम झटक कर चल रहे थे। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जा रहा था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे, और बसेरा जो सड़क जाती थी मुजफ्फरनगर से, वहाँ से हम लोग बस अड्डे तक पहुँच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी, वही बस अड्डे पर। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। चाचा ने कहा कि अब आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। अब लड़के का सबसे बड़ा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। वो आत्मसम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको अकेले में कहा जाए कि वो पूरा चमड़ा उठाए, कितना भी बोझ उठा सकता है वो, लेकिन लोगों के सामने उसे ऐसा काम करने में दिक्कत होगा। आप खुद सोचिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, क्या कहा मैंने कि चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, ये जो बस अड्डे की भीड़ है ये पार करा दो बस, उसके बाद मैं ले जाऊंगा। और शाम हो चुका था, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। अगर किसी ने भी देख लिया ये ले जाते हुए तो फिर मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरा बाप भी ये करता है, तू भी यही करने लगा। देखते हैं दोस्त जो हैं वो अक्सर ऐसी ऐसी बातों से चिढ़ाएंगे जो आपको बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, तो वो चिढ़ाएंगे स्कूल के बच्चे। तो आप मुझे ये भीड़ पार करवा दो, उसके बाद मैं ले जाऊंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा था, एकदम रोते हुए आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे, उनका दिल नहीं पिघला। गठरी उठाकर मेरे सर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था, मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से, जो भीड़ मुझे पहचानती थी और जिस भीड़ को मैं पहचानता था, मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला मेरा मन ही जानता है। मैं किस प्रकार उस भीड़ से, उस बस अड्डे से मैं निकला था, सर पर वो बैल का खाल लेकर के, वो मैं ही जानता हूँ। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले। एक डर लगातार पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई देख न ले, कोई देख न ले। और वो गठरी लेकर के मैं एकदम दौड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। कोई सहपाठी न मिल जाए, कोई साथ में पढ़ने वाला क्लास का लड़का न मिल जाए, लड़का या लड़की न मिल जाए उठाकर ये ले जाते हुए देखे हुए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा तब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तो पहुंचने के लिए, और वो गांव के बीच से होकर के नहीं आया था। कैसे आता? अक्सर छोटी उम्र के बच्चों में वो ज़्यादा रहता है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, उनको अपने इज्जत का ख्याल रहता है। बड़े बुजुर्ग ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं कौन क्या बोल रहा है, लेकिन छोटे उम्र में बहुत परवाह होती है कि कौन देख लेगा, कौन क्या बोल देगा। ये इसलिए ये सर पर गठरी बांध करके इतना बड़ा बोझ लेकर के, खुद से ज़्यादा वजन अपने सर पर उठाकर लेखक जो हैं वो गांव के साइड से बहुत लंबी दूरी करके अपने घर तक पहुँचे, बीच गांव से होकर के नहीं आए। हाँ, बस्ती तक पहुंचने के लिए मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। कोई भी माँ रो पड़ेगी। जिस लाडले को मुंशी जी प्यार से कहा जाता था, जो सबका लाडला था, वो आज वो गठरी उठाए खड़ा है। जो सपने में भी जिस माँ ने नहीं सोचा था कि मैं अपने इस बच्चे को इस हालत में देखूंगी, आज वो माँ उस बच्चे को उस हालत में देख रही है जिस हालत में उसने अपने पति को देखा है, जिस हालत में उसने अपने बड़े बेटों को देखा है, उस हालत में अपने घर के छोटे बेटे को देख रही है, तो वो माँ रोएगी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इसे इस गंदगी में न घसीटो। बड़ी भाभी ने कहा कि हम लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन इनसे ये काम मत करवाओ, इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। और जब भी मैं निराश होता हूँ, या फिर इतना जो ये इतनी बड़ी जो इनको ख्याति मिली है, इतना बड़ा जो इनका नाम हुआ है, इतनी सारी किताबें जो इन्होंने लिखी हैं, उस अंधेरी रोशनी में जब भी घबराते थे तो भाभी के ये जो शब्द थे कि भूखे रह लेंगे, इसे इस गंदगी में न घसीट, तो ये उस अंधेरे में, उस
उस अज्ञान रूपी अंधेरे में रोशनी का काम करता था। भावी की ये शब्द, मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं तो उस गंदगी से बाहर निकल आया, मेरी तो हालत ठीक हो गई, लेकिन लाखों लोग आज भी वो घिनौनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लाखों लोग हैं जो वैसी घिनौनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हजारों वही प्यारा अपने घर का लाडला मुंशी जी होगा जो अपने घर पर वो चमड़े की गठरी ढो रहा होगा। हजारों मुंशी जी होगा अपने घर का लाडला जो आज भी स्कूल नहीं जा पाता होगा, जिस पर आज भी अपने परिवार का बोझ लाद दिया जाता होगा। तो ये कैसे निकले इस गंदगी से? केवल और केवल एक चीज़ है जिसका नाम है एजुकेशन, शिक्षा की बदौलत ही आज ये उस गंदगी से निकल पाए हैं। तो याद रखिएगा, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, तभी उस गंदगी से अगर आप अच्छे स्थिति में हैं तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और पढ़िए लिखिए, ताकि ये नहीं है कि अच्छे ज़िंदगी में है तो फिर वो उस लाइफ में नहीं जा सकते हैं। हालात कुछ भी करवा सकता है। और अगल बगल में अगर कोई ऐसा परिवार है जो पढ़ने लिखने में से वंचित है तो उसको समझाइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको ये कहानियाँ सुनाइए, इस प्रकार की कहानियाँ बिठा करके अपने बगल में, ताकि वे लोग शिक्षा के महत्व को समझ सकें और उस गंदगी से बाहर आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने बचपन के, अगर आपके बचपन में भी ऐसी कोई यादें हैं, अच्छी यादें या बुरी यादें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।